स्वागत है। आज हम द बॉयज के एपिसोड 4 में एक्शन के साथ शो के सबसे बड़े थ्योरीज को देखेंगे, जैसे होमलैंडर की असली मां कौन है, ह्यूई के पिता का क्या हुआ और बुचर उस ब्रूटल हमले से कैसे बच पाया। लेकिन शुरू करने से पहले फायर क्रैकर को सब्सक्राइबरों की रेस में हराने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में 1987 का होमलैंडर का आर्ट दिखाया गया है। उस वक्त होमलैंडर करीब 6-7 साल का होता। ये बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी के हर पहलू को बचपन से ही वॉट ने गढ़ा था। एपिसोड 4 होमलैंडर की परवरिश के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। ये एक खास कमांड स्ट्रक्चर दिखाता है जो उसकी देखभाल करता था। सबसे ऊपर है स्टेन एडगर, फिर जोना वोगेलबाम, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर बारबरा फिनले और मार्टी। तीसरे एपिसोड के अंत में होमलैंडर का दूसरा रूप उसे इंसानियत छोड़कर असली खुद बनने के लिए कहता है। ये उसे अपनी जड़ों को खोजने के लिए ले जाता है, जो एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि होमलैंडर को लैब में सोल्जर बॉय के स्पर्म से बनाया गया था। बारबरा के अनुसार उसकी मां एक भागी हुई लड़की थी जो होमलैंडर के लेजर से बाहर निकलने के बाद मर गई। लेकिन जरा गहराई से देखें, अगर आप वॉट हो और दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर सोल्जर बनाना चाहते हो तो आप किसी भागी हुई लड़की को क्यों चुनेंगे? ज्यादा संभावना है कि वो सबसे मजबूत जेनेटिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पहले से ही सोल्जर बॉय है, लेकिन महिला कैंडिडेट के बारे में क्या? स्टॉर्म फ्रंट, जिसे पहले लिबर्टी के नाम से जाना जाता था, 1969 के आसपास लोगों की नजरों से गायब हो गई थी। फिर सीजन 2 में मैडेलीन स्टिलवेल की मौत के बाद वापस आई। उसका और सोल्जर बॉय का अतीत रहा है, जो उसे इस प्रयोग के लिए एक मजबूत कैंडिडेट बनाता है। ब्लैकबोर्ड पर हमें बारबरा का प्रोजेक्ट ओडेसा के बारे में मेमो दिखता है। ये वही संगठन है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाजियों को भागने में मदद की थी। इत्तेफाक? मुझे नहीं लगता। होमलैंडर सारे कैमरे और कम्युनिकेशन बंद कर देता है, उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाता है जहां उसे 12 से 16 साल की उम्र तक रखा गया था और उस पर टेस्ट किए गए थे। ये टेस्ट काफी क्रूर थे, जैसे उसे ये चेक करने के लिए ओवन में रखना कि वो जलता है या नहीं। ये फैसिलिटी होमलैंडर की जिंदगी के कुछ जरूरी पलों को दिखाती है, जिसमें उसका 16वां जन्मदिन भी शामिल है। वहां उसका नाम जॉन मिटाया हुआ है और होमलैंडर लिखा हुआ है। द बॉयज प्रेजेंट्स डायबॉलिकल में हमें पता चलता है कि उसे पहले दी होमलैंडर के नाम से बुलाया जाता था, बाद में इसे छोटा कर दिया गया। होमलैंडर का इस सीजन में ये गुस्से वाला व्यवहार, जैसे मार्टी को उस करने के लिए मजबूर करना, उसके बचपन के दर्दनाक अनुभवों का नतीजा है। बारबरा के साथ बातचीत में वो कहती है कि वो सब उससे डरते थे और उसकी मदद नहीं कर सके। लेकिन ये भी पता चलता है कि होमलैंडर कभी भी वहां से भाग सकता था। ये इस बात को दर्शाता है कि उसे कितनी गहराई से प्यार की जरूरत थी। अगर वॉट का मकसद एक परफेक्ट आर्यन सुपर हीरो बनाना था, तो स्टॉर्म फ्रंट जैसे नाजी के डीएनए का इस्तेमाल करना एक विकृत सोच है। वो कंपाउंड वी का पहला सफल सब्जेक्ट थी, तो फिर उसे और प्रयोगों के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? अगर होमलैंडर को यह सच पता चलता है तो ये उसे पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए उकसा सकता है। आखिर में होमलैंडर बारबरा को इसलिए जिंदा छोड़ देता है ताकि ये साबित कर सके कि उसे अब उनकी मंजूरी या प्यार जैसे इंसानी जज्बात की कोई जरूरत नहीं है। वो ये ऐलान करता है कि वो और उसका बेटा रयान दोनों ही इंसान नहीं हैं और वो रयान को उसकी सुपरह्यूमन ताकतों को अपनाने के लिए तैयार करेगा। अपने पिता के उल्टा रियान में हमदर्दी देखने को मिलती है। ये बताता है कि उसे अभी भी उसकी मां का प्यार वाला स्वभाव विरासत में मिला है। नहाते वक्त बेहोश हो जाता है। उसे एक रहस्यमय कीड़े जैसा जीव सता रहा है जो उसके सिर से होते हुए पीठ की तरफ चला गया है। ये जीव क्या है और इसे निकाला जा सकता है या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। क्या यहाँ मैरी मोरो की खून की ताकत काम आ सकती है? बूचर फायर क्रैकर को खत्म करने के प्लान के साथ बॉयज के पास वापस लौटता है। CIA के पैसों में से $50,000 इस्तेमाल करके वो फायर क्रैकर के बारे में एक गंदी कहानी खरीदता है। कहानी है कि एक चैप्स फॉर क्राइस्ट बाइबल कैंप में फायर क्रैकर का 15 साल के लड़के के साथ गलत संबंध था। ये पैसे वेब वीवर नाम के एक सुपर को उसकी ड्रग की आदत को पूरा करने के लिए दिए गए थे। पहले एपिसोड में हमने वेब वीवर को मालिबू के वेलनेस सेंटर से छुट्टी लेते देखा था। ये उसके परेशान अतीत की ओर इशारा करता है। बूचर का इजेकियल से सामना होता है, जिसके पास खुद को खींचने की ताकत है। ये मुश्किल से मुश्किल लड़ाई बन जाती है और बूचर लगभग मर ही जाता है। लेकिन वो बेहोश हो जाता है और आंख खोलने पर देखता है कि इजेकियल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं।
ये इस बात की ओर इशारा करता है कि बूचर के अंदर जो भी चीज उसे मार रही है उसने शायद उसे बचा लिया है। बूचर ह्यूई को बताता है कि उसने कंपाउंड वी लिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। यह हमें शक करने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो पूरी सच्चाई बता रहा है। ऐसा लगता है कि बूचर का शायद इस जीव के साथ एक सहजीवी रिश्ता है, कुछ उसी तरह से जैसे ब्रॉक और वेनम का था। ह्यूई की इस एपिसोड की कहानी उसके पिता की खराब होती हालत के इर्द गिर्द घूमती है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि क्या अपने पिता को कंपाउंड वी देकर उन्हें बचाए, जबकि उसके पिता की ये इच्छा नहीं है कि अगर उनकी हालत नाजुक हो जाए तो उन्हें जिंदा रखा जाए। ह्यूई की मां, जो शायद उसके डरों का रूप है, उसके पिता को कंपाउंड वी का इंजेक्शन लगा देती है। इससे ह्यूई को इस फैसले का बोझ नहीं उठाना पड़ता। ये थ्योरी और मजबूत हो जाती है क्योंकि ह्यूई ने भी टेम्प वी लिया था, तो हो सकता है वो भी कुछ ऐसे ही साइड इफेक्ट्स महसूस कर रहा हो। ए ट्रेन, जिसने सीजन 1 में ह्यूई की गर्लफ्रेंड को मार दिया था, उससे कंपाउंड वी चुराने के लिए कहा जाता है। ये उसके पिछले गुनाहों का प्रायश्चित करने का एक तरीका है। ये एक दिलचस्प कहानी की ओर इशारा करता है जहां ए ट्रेन की हरकतें शायद ह्यूई के पिता को बचा लें, एक जान के बदले एक जान जैसी स्थिति बन जाए। आगे की कहानी में गॉडोल्किन के गार्डियंस पर भी थोड़ा अपडेट मिलता है। वो अभी भी गायब हैं, लेकिन अस्पताल जैसे माहौल में बेहतरीन देखभाल पाते हुए दिखाए गए हैं। ये सब प्लॉट आगे के एपिसोड्स में खुलने की संभावना है, जिससे फैंस को एक्साइटमेंट बना रहेगा। V52 एक्सपो को भी दिखाया गया है, जो डिज्नी के D23 एक्सपो की पैरोडी है। इसमें शायद नए कैरेक्टर्स और कहानी के मोड दिखाए जाएंगे। एपिसोड 3 में दिखे गॉडोल्किन के गार्डियंस सैम और केट से उम्मीद है कि वो कहानी में अहम भूमिका निभाएंगे। फायर क्रैकर का कैरेक्टर मार्जोरी टेलर ग्रीन से प्रेरित दिखाया गया है, जिससे उसके मकसद और हरकतों को और गहराई मिलती है। उसकी बढ़ती लोकप्रियता स्टारलाइट की गिरती लोकप्रियता के बिल्कुल उलट है, जो आगे चलकर एक धमाकेदार दुश्मनी की ओर इशारा करता है। ह्यूई के साथ मिलकर किमिको शाइनिंग लाइट लिबरेशन आर्मी के हमलावरों को रोकती है। उसका बीता हुआ और अभी भी चल रहा संघर्ष अहम है। साथ ही इस बात के संकेत मिले हैं कि आगे चलकर उसका सामना ताला नाम की एक कैरेक्टर से होगा, जिसे किमिको पहचान लेती है। सिस्टर सेज के खुद को लोबोटमाइज करने अर्थात दिमाग का एक हिस्से को काटना उसके आराम करने के तरीके के रूप में दिखाया गया है। ये बताता है कि उसकी रीजनरेट करने की ताकत सीमित है और ये सिर्फ दिमाग पर ही काम करती है। दीप के साथ उसका रिश्ता गहरा होता है, जिससे दोनों कैरेक्टर्स और भी रोचक बन जाते हैं। एशले और ए ट्रेन का होमलैंडर के अपार्टमेंट में खतरनाक जासूसी करना उनके मकसदों पर सवाल खड़ा करता है। एशले का वॉर्ड से संभावित इस्तीफा और उसकी खतरनाक हरकतें उसकी कहानी में टेंशन बढ़ा देती हैं। विक्टोरिया न्यूमन प्रेसिडेंट इलेक्ट सिंगर की आलोचना करती है, जो ये इशारा करता है कि वो उन्हें रिप्लेस करने की सोच रही है। ये सब प्लॉट राष्ट्रपति को मारने और 25th संशोधन को लागू करने की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जिससे न्यूमन सत्ता हथिया लेगी। फ्रेंची का अपनी लवर कोलिन के साथ ब्रेकअप इमोशनल है। ये पता चलता है कि उसने ऊपर के आदेश पर उसके परिवार को मार डाला था। ये खुलासा उसके गिल्ट और ड्रग्स लेने की आदत को समझाता है, जिससे उसके कैरेक्टर को गहराई मिलती है। तो ये रहा द बॉयज के एपिसोड 4 का विश्लेषण। हमने होमलैंडर की जन्म की यातना से लेकर बुचर की रहस्यमय बीमारी तक बड़े थ्योरीज और किरदारों को देखा। कमेंट्स में अपने विचार और थ्योरीज हमें जरूर बताएं। अपने पसंदीदा शो की अपकमिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सतर्क रहें और हर चीज पर सवाल उठाते रहें।